तो हम कर रहे थे पॉलिटी की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को, और हम आज इस सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में लाखों विकलांग लोग रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं? पहला स्टेटमेंट कहता है, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा। दूसरा है, व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन में प्राथमिकता। और तीसरा है, सार्वजनिक भवनों में ढलवासीरी। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 years in the government run schools. Second, preferential allotment of land for setting up business. Third, ramps in public buildings. तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सारी ही सुविधाएं एक विकलांग व्यक्ति को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि की निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। तो कहाँ से आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द अथॉराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। इसका आंसर है पार्लियामेंट। भारत की संसद द्वारा जब अथॉराइजेशन मिलता है कि विड्रॉ कर सकते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ मनी, तभी हम उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं अलाउ करती है तब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी भी तरह का कोई भी मनी का अमाउंट नहीं है विड्रॉ कर सकते। अगला क्वेश्चन है, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। तो वो भारत संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। जितना भी रेवेन्यू रिसीव किया जाता है यूनियन से, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही डाला जाता है। अगला है, भारत के पूरब की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी तरफ जो भी हमारी पॉलिसीज़ रही हैं उनके बारे में ये पॉलिसी बनाई गई थी। पहला स्टेटमेंट कहता है, भारत पूर्वी एशिया के मामले में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं कि वो हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, और इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हैं, ट्रेड को और बढ़ाने की कोशिश की है, और उसी को हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। जितनी भी कंट्रीज़ हमारी ईस्ट में इस्टेब्लिश्ड हैं उनके साथ में हमारा बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट जो कहता है वो सही है, क्योंकि भारत पूर्वी एशिया के मामले में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्याप्त निर्वात को बरतना चाहता है। इंडिया वॉन्ट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट तो होता, लेकिन ये लुक इस पॉलिसी में नहीं इंक्लूडेड है। वैक्यूम जो भी कोल्ड वॉर की वजह से क्रिएट हुआ है, इंडिया उसको फिल इन करना चाहता है। कैसे, जो भी कोल्ड वॉर चलती हैं, जैसे कि USA वर्सेस रशिया की चली, इस टाइम पर USA वर्सेस चाइना की बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर रह रही थी। ठीक है। और उनके ट्रेड में डिक्रीज़ हुआ है, तो उसको इंडिया बिल्कुल फिल इन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लुक इस पॉलिसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। थर्ड है, भारत दक्षिण पूर्वी तथा एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। तो ये भी सही है। जितने भी हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में हम अपने हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज को बेटर करना चाहते हैं। इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 ही सिर्फ करेक्ट होगा। वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो क्या होता है, अगर बजट पास नहीं हो पाता है संसद से, पार्लियामेंट से, तो फिर क्या होता है, सरकार गिर जाती है और प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में दे देते हैं। ठीक है। सरकार गिर जाती है, इसलिए बजट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी हुई हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें से कौन सी नहीं है? पहला स्टेटमेंट ही जो है वो गलत है, क्योंकि तो वोट इन पब्लिक इलेक्शंस ये हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबिट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ये सारी ही हमारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। आर्टिकल 248 कहता है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला कहता है ये इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेशी पूंजी का आगमन प्रोत्साहित करता है। तो ये सही बात है, बिल्कुल करता है। दूसरा है ये सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही है। और तीसरा कहता है, अगला क्वेश्चन है ये जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ह्यूमन राइट आता है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? तो देयर इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनमें से ये कौन से हैं ये आपको पता करना है। तो पहला है शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल होता है, यूनिवर्सल राइट है ह्यूमन राइट। दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल सही है। तीसरा है राइट टू फूड, खाद्य अधिकार। तो ये तीनों ही आते हैं, इसलिए तीनों ही सही हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में महानगरीय आयोजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, महानगरीय क्षेत्र में के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। तो दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा कहता है महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेंट स्कीम पे नहीं होती है। मेट्रोपॉलिटन वो उनकी जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी नहीं इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही स्टेटमेंट हो जाती है। थर्ड है वोट ऑन अकाउंट को लेकर के तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। द प्रोविजन of vote on account is used by regular government while an interim budget is provision used by the caretaker government। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट रेगुलर गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती है। वोट ऑन अकाउंट तब यूज़ होता था जब कोई सेशन लोकसभा का ख़त्म होने वाला होता था और कुछ मंथ्स बाकी होते थे और उन्हें फ्यू मंथ्स के लिए एक बजट लाना होता था देश को चलाने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो कुछ मंथ्स के बाद में लोकसभा का टर्म ख़त्म होने वाला होता था। तो पहले हमारा बजट जो है वो मार्च में आता था और लागू होते होते अप्रैल हो जाता था, ठीक है। इसलिए कुछ मंथ्स के लिए वोट ऑन अकाउंट करके कुछ बजट लाया जाता था। और इंटरिम बजट जो होता है वोट ऑन only deals with expenditure in the government budget while an interim budget includes both expenditure and receipts। यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। इंटरिम बजट कौन सा होता है? जो कि आउटगोइंग कोई गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जाने वाली होती है वो बजट लाती है फॉर नेक्स्ट 6 months सपोज, उसको इंटरिम बजट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2019 में जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे तब थोड़े दिनों के लिए बजट लाया गया था, इंटरिम बजट, और वो लागू किया गया था आउटगोइंग गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार आ गई थी और वो नया बजट उस साल जुलाई में आया था जब हमने गवर्नमेंट सेटअप कर ली थी। तो उन्होंने जो 2019 के पहले जो सरकार ने बजट बनाया था वो जून तक का बनाया था, ठीक है। और जुलाई में जो नई सरकार आई थी उन्होंने नया बजट बनाया था जुलाई में, तो उसको इंटरिम बजट कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित होता है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। और जबकि अंतरिम बजट जो होता है खर्च और प्राप्तियाँ रिसीट भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही, फर्स्ट नहीं सही। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना से की गई है? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो
डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे हमने भी उसको अडॉप्ट किया है और वही लागू है। फिर अगला है पंचायत अधिनियम 1996 पेसा एक्ट जिसको कहते हैं, के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति होती है। तो जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई हैं वो सारी सही हैं कि ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के विलगाव रोकने की शक्ति है। ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज का स्वामित्व है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा को अनुशंसा अनिवार्य है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये पेसा एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी ही पावर्स ग्राम सभा के पास में आ जाती हैं। अगला है भारत संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो पहला है सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ठीक है, तो पार्लियामेंट इन इंडिया पर्पस ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन क्या पर्पस होते हैं? अलाउ करता है क्या डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। कोई ऐसा मैटर है जिसमें अर्जेंट हियरिंग की ज़रूरत है, अर्जेंट डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वो एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के संगति का अधिनियमित किया गया है। तो पहला है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रूड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 के बेसिस पे इनैक्ट किया गया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा।